हरिओम, ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत पावलोव के अधिगम सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। पावलोव एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण के माध्यम से अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अर्थात व्यवहारवादी दृष्टिकोण के जो जनक हैं वो थार्नडाइक हैं। सबसे पहले थार्नडाइक ने व्यवहार के माध्यम से सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको हम लोग प्रयत्न और भूल के सिद्धांत कहते हैं। इसको पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पावलोव के व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत में महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है कि प्राकृतिक व्यवहार से जो नेचुरल है, प्राकृतिक गतिविधियों को करते हैं लोग, यानी प्राकृतिक चीज़ों से प्राकृतिक गतिविधियों को करते हैं। परंतु यदि अप्राकृतिक गतिविधि हो तो उससे भी प्राकृतिक व्यवहार कराए जा सकते हैं। मूल बात यही है। इन्होंने ये कहा कि जो प्रकृति में हो रहा है, जो कुछ है प्रकृति में वास्तविक रूप में है, उसके अनुसार व्यक्ति वास्तविक या प्राकृतिक व्यवहार करता है। परंतु यदि व्यक्ति को सिखाना है या कोई विशेष व्यवहार कराना है तो अप्राकृतिक, मतलब मनुष्यों द्वारा निर्मित कोई चीज़ हो तो उसके माध्यम से भी प्राकृतिक व्यवहार कराए जा सकते हैं। यह सिद्धांत का महत्वपूर्ण निचोड़ यही है। इनके सिद्धांतों को हम लोग विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे ऐसे पावलोव का अनुकूलित अनुबंध सिद्धांत। अनुकूलित का मतलब होता है मनुष्यों द्वारा निर्मित परिस्थितियों के अनुसार जोड़ करके सिखाना। अनुकूलित उसको बोलते हैं। जैसे एयर कंडीशन है तो कंडीशन हम लोग किसके लिए लगाते हैं? जो हवा को हम लोग नियंत्रित किए हैं उसी के लिए ना कंडीशन लगाया गया है। इसीलिए अनुकूलित का मतलब होता है कंडीशन, और जहाँ पर कोई परिस्थिति न हो, प्राकृतिक परिस्थिति हो, उसे हम अनकंडीशन बोलते हैं। तो यानी पावलोव का अनुकूलित अनुबंध सिद्धांत यानी परिस्थिति को नियंत्रित करते हुए सिखाना कहते हैं। दूसरा है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। शास्त्रीय इसलिए अनुबंधन कहते हैं क्योंकि जैसे होता है जो परंपरागत विचारधाराएं हैं उससे अगर कोई रिलेटेड हो तो उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लासिकल। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, सब एक ही चीज़ें हैं, लेकिन रह गई बात शब्द का जो हेर फेर होता है, क्योंकि इन शब्दों को समझना आवश्यक है। परीक्षा में अक्सर जो है ये शब्दों के ही माया जाल में फंसा देता है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का मतलब ये तात्पर्य है कि जो पहले से चला आ रहा है उसके अनुसार, यानी व्यवहारीवादी जो दृष्टिकोण है, यानी व्यवहार के माध्यम से जो सिखाने का प्रक्रिया या सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था, उनके बाद भी और लोगों ने उनके संदर्भ में अपने अपने जो है विचार देते गए, सपोर्ट करते गए। उसी तरह से इन्होंने भी व्यवहारवादी दृष्टिकोण यानी व्यवहार के माध्यम से सीखने वाली गतिविधियों को ही बताने का काम किया है। इसलिए इनको कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। फिर इन्होंने एक इस नाम को तीसरा जो हमने बताया संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या सहज अनुक्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। इसको यानी व्यक्ति अगर कोई चीज़ स्वाभाविक रूप से सीखा है तो अस्वाभाविक परिस्थिति में भी उसका प्रयोग करता है, यानी हमारी सीखी हुई चीज़ दूसरे जगह भी वैसी परिस्थिति में काम आती है। इसलिए इनके सिद्धांत को संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। इन चार नामों से जानते हैं, इसको अच्छी तरह से आप लोग याद रखिएगा। ये जो है अपना सिद्धांत 1904 ईस्वी में दिया था, इसलिए इनके इस सिद्धांत पर इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये एक शारीरिक वैज्ञानिक थे। शारीरिक वैज्ञानिक का ये तात्पर्य है शारीरिक के विषय में इन्होंने विशेष रूप से अध्ययन किया था। चिकित्सक नहीं, बल्कि शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत मानव व्यवहार का क्या स्वरूप होता है, क्या स्थिति होती है, इसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। अब इनके जो सिद्धांत है, सिद्धांत तो कहानी सुनने पे तो सरल ही लगता है, परंतु जो है परीक्षा में जो है अंग्रेजी के माध्यम से ही, यानी अंग्रेजी वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए ही वो प्रश्न पूछता है, जिसके वजह से अगर बालक या बालिका कोई भी अगर अंग्रेजी शब्दों को स्पष्ट रूप से समझा नहीं है तो वह आता हुआ क्वेश्चन क्या करता है, गलत कर देता है। सामान्यतः जो अधिगम के सिद्धांत है वहाँ से ज़रूर 1-2 क्वेश्चन हर परीक्षा में
पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। इन्होंने एक बताया अपने सिद्धांत के अंतर्गत कि यदि कोई व्यक्ति है किसी उद्दीपक के संपर्क में आता है, उद्दीपक का मतलब ऐसी चीज़ जो उसको किसी न किसी प्रकार से प्रेरित करती हो, ऐसी कोई भी चीज़ हो उसको किसी न किसी प्रकार से प्रेरित करती हो। जैसे यदि व्यक्ति है, कोई सुंदर घर देखा, कोई सुंदर घर देखा, कोई व्यक्ति है खूब सुंदर घर देखा, तो उसका स्वाभाविक अंग आँख है। उसका स्वाभाविक अंग क्या है? आँख। आँख देख करके क्या होगा? आँख पहले ही सक्रिय हो जाएगा कि बहुत सुंदर घर है। ये कौन बताया? आँख ने बताया। यानी कोई व्यक्ति किसी उद्दीपक के संपर्क में आता है, वह उद्दीपक कुछ भी हो सकता है, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो, कोई भी चीज़ हो। तो कोई व्यक्ति किसी उद्दीपक का मतलब होता है उद्दीप्त करने वाला, प्रोत्साहित करने वाला। जैसे आप फर्स्ट क्लास पास हो जाओगे तो बाइक दिलाऊंगा, तो ये बाइक क्या है? उद्दीपक का काम कर रही है, उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो मैंने यहाँ उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति है, अगर वह किसी उद्दीपक के संपर्क में आता है तो उसका संबंधित अंग क्या होता है? सक्रिय हो जाता है। जैसे सुंदर व्यक्ति ने सुंदर घर देखा, उसकी आँख खुशी हो गई, उसकी आँख प्रसन्न हो गई, चंचल हो गए, स्थिर हो गई, आँख देखने लगी कि हाँ कितना सुंदर घर है। तो वो स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है। कैसे करने लगता है? तब उसको जिज्ञासा हो जाती है कि हे भगवान, मेरे पास भी ऐसा घर हो। फिर वो पता करने लगता है कितना खर्चा लगा, कौन बनाया, कैसे बना, कौन किस प्रकार से इस तरह से रंगाई या नक्शा कुछ भी जो भी बना। तो यानी वह क्या किया? पहले व्यक्ति ने घर को, सुंदर घर को देखा, उसका आँख सक्रिय हुआ, फिर उस घर के बारे में सारी गतिविधियों को जुटाना शुरू किया, जानना शुरू किया। जानना भी तो व्यवहार में परिवर्तन है। पैसा रहा तो वैसा बना लिया, यानी पूरी तरह से वैसा कन्वर्ट कर लिया, अपना भी घर अच्छा बना लिया। यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं? हो गया परिवर्तन। इसी को अधिगम कहते हैं। तो इन्होंने यही कहा था कि यदि कोई व्यक्ति किसी उद्दीपक के संपर्क में आता है तो उद्दीपक से संबंधित अंग क्या होता है? सक्रिय हो जाता है। अगर भोजन होता है तो जिह्वा सक्रिय हो जाती, लार सक्रिय हो जाती, मुंह सक्रिय हो जाता। तो फिर वो भोजन को पाने के लिए वैसा जुगाड़ बनाने लगता कि कैसे वैसा भोजन फिर करने को मिलेगा। तो वही कहने का मतलब, कोई भी व्यक्ति किसी उद्दीपक के संपर्क में आता है तो संबंधित अंग क्या होता है? सक्रिय होता है, जिससे वो क्या होता है? स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, जिसकी वजह से व्यवहार में परिवर्तन होता है। उसको क्या होता है? अधिगम हो जाता है या अधिगम होने लगता है। यही बात इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत कही। अब उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही। ये तो बात करने के बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि यदि स्वाभाविक उद्दीपक है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं है। जैसे अगर स्वाभाविक उद्दीपक है, जैसे भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। सबको जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए। स्वाभाविक उद्दीपक यदि कोई है तो उसके संग आदमी क्या करता है? स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। अगर कोई सुंदर सुगंध वाला आपको नाक में आया, स्वाद भोजन का सुगंध लगी आपको कि बड़ा सुंदर भोजन है, दिखाई दिया आँख से या नाक से सुगंध लगा, तो आप स्वाभाविक जैसे ही भोजन आपने देखा तो आपके अंदर लार टपकने लगेगी या लार निकलने लगती है मुँह में। तो इसका कहने का मतलब इच्छा उत्पन्न होती है। कहने का हमारा ये तात्पर्य कि यदि स्वाभाविक उद्दीपक है तो व्यक्ति क्या कर रहा है? स्वाभाविक अनुक्रिया कर रहा है। उसको जानबूझ करके लार नहीं निकालना पड़ता, अपने आप वो आने लगती है, उसको अपने आप भोजन की इच्छा होने लगती है। यानी जब स्वाभाविक उद्दीपक है तो स्वाभाविक कार्य भी हो रहा है, स्वाभाविक कार्य भी हो रहा है। इसको अगर हम लोग इस तरह से देखें तो जैसे इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल। स्वाभाविक का मतलब नेचुरल। अनकंडीशन का भी मतलब नेचुरल होता है। जो अनकंडीशन की स्थिति जो होती है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। ये जो अनकंडीशन की स्थिति होती है, ये इसको भी क्या बोलते हैं? प्राकृतिक बोलते हैं। अनकंडीशन स्टिमुलस कहो या नेचुरल स्टिमुलस कहो, उसी को कहते हैं स्वाभाविक उद्दीपक। उसी को यूएस कहा जाता है, अनकंडीशन स्टिमुलस। यानी प्राकृतिक उद्दीपक हो तो प्राकृतिक अनुक्रिया होने लगती है। प्राकृतिक अनुक्रिया को क्या बोलते हैं? अनकंडीशन रिस्पांस। अनकंडीशन रिस्पांस, क्योंकि भोजन को देखा तो लार भी अपने आप चली आई, उसको लियाना नहीं पड़ा, तो यह अनकंडीशन रिस्पांस बोलेंगे।
या नेचुरल रिस्पांस हो कहा जाएगा। यानी प्राकृतिक चीज़ों को देखने से प्राकृतिक अंग या प्राकृतिक व्यवहार होता है, ऐसा स्वाभाविक पाया जाता है। फिर उन्होंने एक बात कहा कि ऐसे ही अस्वाभाविक अगर उद्दीपक है, अस्वाभाविक उद्दीपक, घंटी का भोजन से क्या संबंध? घंटी क्या भोजन का स्वाद पूरा कर देगी? नहीं। यानी घंटी क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक है, यानी कंडीशन स्टिमुलस। जैसे एयर कंडीशन, तो एयर कंडीशन मतलब वायु की परिस्थिति है ना, तो ये जो है वायु की परिस्थिति हमने न बनाया है, प्रकृति तो नहीं न बनाया कि नहीं इतना टेम्परेचर घटाना बढ़ाना चाहोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो हम लोगों ने बनाया। तो यानी घंटी क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक है। इसी को बोलते हैं जो अस्वाभाविक उद्दीपक है। जैसे नाचना किसने बनाया? हम लोगों ने। बाजा बजाना हम लोगों ने। तो ये अस्वाभाविक उद्दीपक। जैसे ही कोई नाच रहा है तो देखने लगते हैं लोग, तो देखने वाला भी मन से नाचता है, अपनी निगाहों से नाचता है, सोच में नाचता है। यही कारण है कि उसको बड़ा ध्यान से देखता है। तो जैसे अस्वाभाविक परिस्थिति डांस है, तो उसके प्रति पुरस्कार देने वाला या देखने वाला या उसके संग नाचने वाला जो हो रहा है, वो क्रिया हो रही है, वो अभी क्या है? अस्वाभाविक अनुक्रिया है। आपने नाच को देखा, यानी बाजा बजा और आपने नाचना शुरू कर दिया। तो बाजा भी क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक है। रोज़ रोज़ हमेशा तो 24 घंटा बजता नहीं, इसके लिए परिस्थिति उत्पन्न करना पड़ा। अस्वाभाविक उद्दीपक है। जो नाच रहा है वो अभी अस्वाभाविक क्रिया कर रहा है। यानी ने ये कहा कि स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, अस्वाभाविक उद्दीपक से अस्वाभाविक अनुक्रिया होती है। इस तरह से व्यक्ति क्या करता है? सीखता रहता है। इनके जो सिद्धांत की महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने ये कहा, आगे बताया उन्होंने, कि वास्तव में जो स्वाभाविक उद्दीपक है उसे स्वाभाविक अनुक्रिया करते हैं। अगर व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपक से भी स्वाभाविक अनुक्रिया कर सकता है, यानी इससे जो ये हो रहा है वही चीज़ अस्वाभाविक उद्दीपक से भी होती है। तो इसको इन्होंने सिद्ध करने के लिए, जैसे मेरी बात सुनिए, जैसे भोजन से लार टपकती है तो घंटी से भी लार टपकेगी। यानी भोजन देखते ही क्या होता है? लार टपकती है, तो घंटी बजते ही लार टपकेगी। यानी स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक क्रिया किया जा सकता है, तो अस्वाभाविक उद्दीपक से भी स्वाभाविक क्रिया किया जा सकता है। कैसे? इसको इन्होंने सिद्ध करने के लिए इन्होंने ये किया कि एक स्टैंड लिया और स्टैंड में एक कुत्ते को बांधा और कुत्ते की जो लार ग्रंथि है उसका ऑपरेशन करके उसमें एक नली जोड़ दिया और नली को ले जाकर के एक जार में लगा दिया। उन्होंने ये किया कि फिर जो है कुत्ते के सामने भोजन आता है, तो कुत्ता भोजन देखते ही उसकी लार टपकने लगती है और वह लार उस नली से निकल के जा कर के उस जार में एकत्रित हो जाती है। पहले तो इन्होंने 1-2 दिन ऐसे किया। फिर उसके बाद उन्होंने ये किया कि भोजन लाते थे, कुत्ते को जो है भोजन लाया जाता था, मांस का जो भी हो, उसको कुत्ते को भोजन लाया जाता था, साथ में घंटी बजाया जाता था। साथ में क्या बजाया जाता था? घंटी बजाया जाता था। और तब कुत्ते को भोजन दिया जाता था। तो कुत्ता को जो है जैसे ही भोजन देखता था, घंटी भी बजती थी दोनों साथ में, तो तब भी उसकी लार टपकती थी। फिर क्या हुआ कि 1-2 दिन ऐसे चला। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? पहले घंटी बजाया, बाद में जो है पहले घंटी बजा, फिर बाद में भोजन मिला, तो जो है तब भी उसको लार टपकता था। फिर लास्ट में उन्होंने ये किया कि घंटियाँ बजाना शुरू कर देते थे, तब भी कुत्ते की लार क्या होती है? टपकने लगती है। इसको ऐसे देखते हैं। देखिए, उन्होंने ये बताया, कैसे बताया इसको उन्होंने बताया, सिद्ध करने के लिए उन्होंने प्रयोग करके बताया कि भोजन है यानी अनकंडीशन स्टिमुलस, ये प्राकृतिक है। भोजन है, कुत्ते जो है भोजन को देखते ही कुत्ते को क्या होता है? लार टपकने लगता है। जो लार टपकता है वो अनकंडीशन रिस्पांस है, यानी प्राकृतिक रिस्पांस है। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भोजन के साथ घंटी बजते हुए, यानी भोजन क्या है? कंडीशन स्टिमुलस है, यानी प्राकृतिक उद्दीपक है। घंटी क्या है? कंडीशन स्टिमुलस है, अप्राकृतिक है। ये अप्राकृतिक है, ये प्राकृतिक, दोनों साथ में
होता था, उसको भोजन दिया जाता था, तब भी उसको लार टपकती थी, यानी लार टपकने लगती थी और खाना वाना खाया जाता था, फिर उसके बाद खा लेता था। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन, 1-2 दिन के बाद उन्होंने क्या किया, पहले घंटी बजाया, यानी अनकंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस यानी अप्राकृतिक है ये घंटी। क्या है? अप्राकृतिक है। घंटी का लार से कोई संबंध नहीं है। घंटी बजाया, फिर साथ में क्या किया, भोजन दिया। तो फिर भी क्या है, घंटी बजा तो पहले उसका कान चकपकाता था, फिर उसके बाद जैसे ही भोजन पा जाता था तो वो धीरे धीरे क्या किया कि इसका संबंध इससे बनने लग गया। इसका संबंध यानी प्राकृतिक उद्दीपक का अप्राकृतिक से संबंध धीरे धीरे बनने लगा। कहने का हमारा ये तात्पर्य, घंटी बजाते थे, फिर उसके बाद उसको भोजन देते थे, फिर लार टपकने लगती थी। फिर क्या हुआ, ये 2-4 दिन करने के बाद उनकी स्थिति, फिर उन्होंने ये किया कि पहले यह क्या बजाते थे, पहले घंटियाँ बजाते थे, तब वह उसको लार टपकना शुरू हो जाती थी। तब भी उसको क्या होता है, लार टपकना शुरू हो जाती थी। जैसे, क्योंकि वह संकेत को समझने लगा था कि जब घंटी बजती है तो हमको भोजन मिलता है। तो देखो, पहले जो प्राकृतिक था, प्राकृतिक गतिविधि थी और प्राकृतिक क्रिया थी, प्राकृतिक उद्दीपक से प्राकृतिक क्रिया हो रही थी। अब क्या हो रहा है, अप्राकृतिक, यानी कंडीशन स्टिमुलस का मतलब CS अस्वाभाविक उद्दीपक है। यह प्रकृति के, ये तो मनुष्य ने बनाया, घंटी का व्यवहार तो हम लोगों ने उत्पन्न कर रहे हैं। तो जो अप्राकृतिक है उसी से क्या हो रहा है, प्राकृतिक क्रिया हो रही है। यानी अस्वाभाविक उद्दीपक से प्राकृतिक यानी अनकंडीशन अनुक्रिया हो रही है। यानी जो संबंध इसका इससे था, वही संबंध अस्वाभाविक उद्दीपक का इससे हो जाता है। आप लोग ध्यान ये रखिएगा, US और CS, US, CS, UR और CR, इसका ध्यान रखेंगे तो आप ये सिद्धांत पूरी तरह से समझ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जो स्वाभाविक उद्दीपक था, स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही थी, अस्वाभाविक उद्दीपक से अस्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। यानी अनकंडीशन स्टिमुलस से अनकंडीशन रिस्पांस मिल रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, कंडीशन स्टिमुलस से अनकंडीशन रिस्पांस मिल रहा है। यानी इसका संबंध जो इससे था, अब इसका संबंध इससे हो गया। यही ना हुआ, पहले जो इसका संबंध इससे था, अब इसका संबंध इससे हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अप्राकृतिक परिस्थितियों से प्राकृतिक अनुक्रिया कराई जाए। इन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।